जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी विषय का जो है चैप्टर 1 ज्योग्राफी विषय का चैप्टर 1 लाए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखकर क्लास 10th के ज्योग्राफी के जितने भी पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसे बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलते हैं हम लोग। पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स की कहते हैं कि समय के पास कहा गया है, समय के पास इतना समय नहीं है। मतलब सुनिएगा क्या कहते हैं, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए कहा गया है समय से कुछ भी किया जाए। यदि आप सोच रहे हैं कभी समय बहुत है तो ये गलत है। अब समय बहुत कम बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, इसलिए हम लोग एक ऐसा थॉट लाए थे जिससे आप लोग समझ सकें कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो दोबारा समय दे सके। इसलिए आप लोग जो भी काम करते हैं उसे समय से निपटा लीजिए, और जो भी जैसे पढ़ाई में पीछे हैं उसे समय से पूरा कर लीजिए। ठीक, तो याद रखिएगा इस थॉट को, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। चलते हैं हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या नाम है चैप्टर का? भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग डील करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर का पूरा आप लोगों को क्लियर मिल जाएगा। चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहा गया है संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है वह वस्तु जो उपयोगी हो। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जो अनुपयोगी हो, जो केवल प्राकृतिक हो, या कोई नहीं। इस तीन में से कोई नहीं। मतलब देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। संसाधन किसे कहते हैं? यदि अपने क्लास के पहले चैप्टर को देखें तो उसमें पहला चैप्टर का नाम ही है संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें जैसे संसाधन है तो संसाधन किसे कहा गया है? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जितने भी साधन है उसे संसाधन कहते हैं। उसमें जो है हम लोगों ने इस संसाधन का परिभाषा पढ़े। तो मानव के उपयोग में आने वाली जितने भी वस्तु है उसे संसाधन कहा गया है, न कि अनुपयोगी, मतलब जो उपयोग में नहीं आता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन सही होगा वह वस्तु जो उपयोगी हो उसे संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वह वस्तु जो उपयोगी हो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक, आप लोग इससे जो है सब्जेक्टिव भी बना के लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। संसाधनों का मुख्य आधार क्या है? मतलब संसाधन का मुख्य आधार किस प्रकार के, संसाधन का मुख्य आधार किस प्रकार से होता है? पहला ऑप्शन है समय है, या तकनीक है, या मानव है, या सभी है। देखिए, संसाधन का जो है आधार, संसाधन का मुख्य आधार यदि कहा जाए तो उसके लिए समय भी चाहिए, उसके लिए तकनीक भी होना चाहिए, और उसके लिए मानव की भी आवश्यकता होती है। ये सभी सम्मिलित रूप से संसाधन के मुख्य आधार होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें क्या कहेंगे? ऑल ऑफ दीज। मतलब टोटल ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। यदि हम संसाधन को बांटें, जब हम पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया होगा कि संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, और तीसरा जो है मानव खुद भी संसाधन है।
तो ये जो है सम्मिलित रूप से हम यदि देखें संसाधन को 3 भागों में या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ये 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। और इसे जो है ऑप्शन में पूछा है क्या 2, 3, 4 या 5। तो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही? 3 संसाधन के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। वो भी कौन कौन सा? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव खुद भी संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण। अभी तुरंत हम लोग देखें प्राकृतिक संसाधन, लेकिन हम लोग अब एग्जाम्पल पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण कौन है। तो प्राकृतिक संसाधन का जब हम लोग उदाहरण बताते हैं तो ऑप्शन इसमें पहले देखते हैं। जल दिया है, वायु दिया हुआ है और मृदा, और ऑप्शन में सभी। यदि प्राकृतिक जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो उसे प्राकृतिक कहेंगे। और क्या लगता है पानी को कोई मानव बनाया है? तो नहीं। हवा कोई मानव बना के दिया है? नहीं। मृदा, मिट्टी जिसको कहते हैं हम लोग, क्या मानव के द्वारा बनाया गया है? तो नहीं। ये प्रकृति में पहले से, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ये पहले से पाया जाता है। इसे क्या कहेंगे? ये सभी जो हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सभी जो है क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मानव निर्मित संसाधन के कौन कौन उदाहरण होते हैं। अभी हम इससे पहले समझे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद समझे कि संसाधन का उदाहरण कौन सा है, और जो प्राकृतिक संसाधन था उसका उदाहरण पढ़ चुके। अब जो है मानव निर्मित पूछा गया है, मानव निर्मित संसाधन कौन है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। मकान, दूसरा सड़क, पुल या सभी। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें देखिए मकान जो है क्या लगता है पहले से प्रदत्त है, मनुष्य के होने से पहले या बिना बनाए किसी का मकान रहता है। या सड़क जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, या पुल जो है पहले प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो नहीं, ये सभी जो बनाने वाले होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, वो सभी होते हैं मनुष्य। ये सभी को बनाने वाले कौन है? मानव। ये सभी बनाने वाले हैं मानव। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि सभी जो है ये सभी चीजों का निर्माण कोई ना कोई मानव किए हैं। तो इससे ये पता चलता है मानव संसाधन जो है, मानव निर्मित संसाधन, मानव सड़क भी है, मकान है, पुल है, ये सभी हो जाएंगे मानव निर्मित संसाधन। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय संसाधन किसके अधीन होता है? होता है ना कि जब हम स्वामित्व के आधार पे संसाधन को बांटते हैं तब एक आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसके अधिकार में होता है? किसका उस पर अधिकार चलता है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, पंचायत सरकार का, या कोई मतलब इस सब में किसी का अधिकार नहीं रहता है। तो ऑप्शन जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र का, जैसे भारत एक राष्ट्र मतलब जो होता है पूरा लेवल, पूरे भारत के किसी भी संसाधन पर किसका अधिकार हो सकता है? तो राष्ट्रीय लेवल पर जब भी किसी संसाधन का पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन याद रखना है, वो होता है केंद्र सरकार का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कोई भी राष्ट्रीय संसाधन पर वहां केंद्र में जो बैठे हुए सरकार होते हैं उसी का होता है कि राष्ट्र के संसाधन का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, वो होते हैं केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। तो ये याद रखने की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए अभी तुरंत हम लोग जो है बताए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, जो आपका खुद है उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक का, कुछ भी चीज होता है सामुदायिक का भी होता है। जैसे कहीं भी मंदिर होगा वो किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं होता है, वो किसी न किसी समुदाय का होता है। जैसे सामुदायिक भवन हो गया, ये सब जो है जैसे कि समुदाय का होता है। तो ये दूसरा हो जाता है व्यक्तिगत, पहला होगा व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। तीसरा याद रखिएगा राष्ट्रीय, अभी तुरंत जो पढ़े हम लोग राष्ट्रीय, और चौथा जो अभी पढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ये 4 प्रकार का जो है स्वामित्व के अधिकार के हिसाब से 4 प्रकार का संसाधन होते हैं। पहला जो है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत होता है जब आप लोग कपड़ा खरीदते हैं
वो किसी व्यक्तिगत आदमी का होता है, न कि किसी पूरे समुदाय का होता है, न ही किसी सरकार के द्वारा होता है, बल्कि हम लोग व्यक्तिगत कोई भी सामान या चीज खरीदते हैं तो वो व्यक्तिगत होता है। तो हो गया आप लोगों का व्यक्तिगत, जितना भी घर में जो है चीज रखा हुआ वो सब हो जाता है लगभग व्यक्तिगत। दूसरा है सामुदायिक, जब किसी समुदाय का जो पूरे समाज वाला मिलके या कोई काम करते हैं या कुछ भी चीज का निर्माण करते हैं उस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो तो उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। और तीसरा आ जाता है राष्ट्रीय, वैसा संसाधन जिस पर जो है राष्ट्र पूरे राष्ट्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि जब किसी एक से अधिक देशों का उस पर अधिकार हो तो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि अनेक देशों का जो है अधिकार रहता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है स्वामित्व के आधार पे। तो इसमें पूछा गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो होता है ये समुद्र से 200 समुद्री मील के बाहर के क्षेत्र होते हैं। पहला ऑप्शन में वायु होते हैं, तीसरा है कि भूमि होते हैं या जल होते हैं। तो याद रखिएगा सामुदायिक नहीं, जब हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन में चलते हैं तो उसमें याद रखिएगा समुद्र से 200 मील के बाहर, समुद्र से 200 समुद्र मील के बाहर जो क्षेत्र होते हैं उसे कहा गया है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यही उसका उदाहरण है, याद रहेगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है संभावित संसाधन किसे कहते हैं? संभावित, संभावना है, हो सकता है, आ सकती है, जिसे हम कहते हैं आज वर्षा होने की संभावना है, भविष्य में, नहीं लग रहा है भविष्य में। तो ऑप्शन याद रखिएगा जो उपयोग में हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा जो भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी है जो अनुपयोगी हो जिसका उपयोग नहीं हो सकता है, या ऑप्शन डी कोई नहीं। जब हम इस सवाल को पढ़ते हैं कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं तो याद रखिएगा इसमें संभावित, जब भी संभावना की बात आता है, संभावित की बात आता है तो हम भविष्य का बात कर रहे हैं। जो भविष्य में उपयोग किए जा सकते हो वैसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि संभावित संसाधन कौन हुए जिसका हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं उसे कहेंगे संभावित संसाधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए में है 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 4.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 5.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये चार ऑप्शन है कि पूछा है पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत का कितना है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी भूमि किस कार्य में प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन को समझिए थोड़ा। कहता है भारत की सबसे बड़ी भूमि किस कार्य में प्रयुक्त या उपयोग किया जा रहा है? भारत की सबसे ज्यादा जो भूमि है किस काम के लिए उपयोगी में है? वनों में है, कृषि में है, बंजर भूमि में है, या भवन के निर्माण में है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का कि जब भी आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी भूमि किस कार्य में प्रयुक्त है या किस कार्य में उपयोग किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि में इसका उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि अभी जान रहे हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि पे ही जो है अधिकतर लोग आश्रित हैं। भारत जो है कृषि प्रधान देश है तो इसलिए याद रखिएगा भारत में ज्यादा से ज्यादा भूमि कृषि पर प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्रफल, वन क्षेत्र लगभग कितना है? मतलब भारत में जो टोटल भूमि है कितनी भूमि पर, कितने % भूमि पर वन का विस्तार है? ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग कि 10%, अगला है 14%, अगला है 22% या 33%। और फिर से क्वेश्चन सुनने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में वन क्षेत्र लगभग कितना है? मतलब 10% में वन का विस्तार है या 14% या 22% या 33%। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा
बहुत भी इंपॉर्टेंट या वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं, ये वाला है कि वन का विस्तार अभी जो है 22% क्षेत्र में वन का विस्तार है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय वानिकी नीति कब लाई गई थी। राष्ट्रीय वानिकी नीति कब लाई गई थी। सर्वप्रथम यदि पूछा जाए राष्ट्रीय वानिकी नीति जो है कब लाया गया था, इसके लिए ऑप्शन दिया गया पहले 1948 में, 1952 में, 1972 में, 1980 में। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, राष्ट्रीय वानिकी नीति कब लाई गई थी। पहला ऑप्शन 1948, 1952, 1972 और 1980। इसका ऑप्शन जो सही होगा 1952 ईस्वी में लाया गया था राष्ट्रीय वानिकी नीति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं भारत में शुद्ध संचित क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है। भारत में शुद्ध संचित क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में। भारत का जो है सबसे शुद्ध संचित क्षेत्र किस राज्य में है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। जब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इसमें एक चीज देखना होता है कि शुद्ध संचित पूछा है क्षेत्र। क्या देखा है, शुद्ध संचित क्षेत्र किस राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संचित क्षेत्र है शुद्ध में। तो इसको शॉर्ट में हम लोग यूपी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शुष्क प्रदेशों में, शुष्क मतलब, शुष्क का मतलब सूखा, शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा है। मतलब इसमें जो है शुष्क प्रदेशों में कौन सी मृदा जो है पाई जाती है। तो इसमें देखते हैं काली मृदा, दूसरा है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी। मिट्टी को ही मृदा भी कहा जाता है, मृदा। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मिट्टी का ही दूसरा नाम है मृदा भी कहा दिया जाता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। जब भी पूछे शुष्क मतलब होता है सूखा, सूखे प्रदेशों में पाए जाने वाली मृदा, तो याद रखिएगा मरुस्थलीय मृदा। और ये जो है पूछा जाएगा कि किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार है, तो याद रखिएगा राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान में जो है सबसे अधिक जो है मरुस्थलीय मृदा है, मतलब सूखा प्रदेश कहा जा सकता है राजस्थान को। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी हम लोग तो बोलते ही हैं, जो काला देखने में लगता है उसे क्या कहते हैं, काली मिट्टी है। लेकिन उसे और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन एक है रेगुर, दूसरा है लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी या पीली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी का दूसरा नाम एक तरह से कहा जा सकता है, कौन सा और किस नाम से इसको जानते हैं। पहला है रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या पीली मिट्टी। तो याद रखिएगा काली मिट्टी जो है इसका नाम रेगुर मिट्टी का है, दूसरा नाम इसका क्या है, रेगुर। रेगुर मृदा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग जो है 15 क्वेश्चन को बना चुके हैं। आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास जो है एक फसल है, कपास का उत्पादन किस मिट्टी पर सबसे अधिक होती है। पहला है लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या पीली मिट्टी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। कपास जो है, कपास ये खेती है जो कि ऊन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वस्त्र बनता है इससे, कपास से। और इसका जो खेती है कपास से, याद रखिएगा काली मिट्टी से। कैसे, कपास और ये काली मिट्टी में जो है सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो याद रखिएगा सबसे इसका जो उत्पादन किस उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी में हो जाता है। सबसे बेहतर उत्पादन इसका काली मिट्टी में होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कपास का जो है क्या आ जाएगा, काली मिट्टी। कैसे कपास और कैसे काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं झूम खेती क्या है। झूम खेती कहाँ होती है। झूम खेती जो है कहाँ होती है, तो राजस्थान या झारखंड या पूर्वोत्तर भारत या पंजाब। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
इसमें कहता है झूम खेती, खेती का ही नाम है झूम। झूम खेती कहाँ होती है? राजस्थान में होती है, या झारखंड में, या पूर्वोत्तर भारत, या पंजाब में। पूर्वोत्तर भारत का मतलब होता है पूरब के, और जो जितना भी भारत का जो भी राज्य आ जाता है उसको पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। तो पूर्वोत्तर जो भारत है वहां पे जो है हम लोगों का झूम खेती होता है। कौन सा खेती होता है? उस खेती का नाम है झूम खेती। पूर्वोत्तर भारत बोलना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किसका कारण है? संसाधन का जो अत्यधिक दोहन हुआ है, अत्यधिक अति हुआ है, क्या कहते हैं, हानि हुआ है, इससे क्या हुआ है? संसाधनों की कमी हुई है, पहला ऑप्शन। दूसरा कहते हैं पर्यावरण को संकट पहुंचा है, मतलब पर्यावरण संकट में है, या असंतुलित विकास हुआ है, या इनमें सभी चीज हुए हैं। यदि कहा जाए पर्यावरण, यदि मतलब यदि संसाधनों का हम लोग जो है अंधाधुंध दोहन जो किए हैं उससे क्या क्या हुआ है, तो संसाधन का भी कमी हुआ है, ये भी सही है। पर्यावरण भी संकट में है, ये भी सही है। और असंतुलित विकास भी हो रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसके लिए जो सही होगा सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो है संसाधन का अंधाधुंध दोहन, अंधाधुंध का मतलब होता है अत्यधिक उपयोग, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा उपयोग होना ही क्या कहलाता है? अंधाधुंध। तो संसाधन के अत्यधिक उपयोग से संसाधन का कमी होगा ही, पर्यावरण संकट में जाएगा ही, और संतुलित विकास भी होगा। और वो लोग दीजिए आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? मृदा जो है उसको हम बचा के किस किस उपाय से हम रख सकते हैं, इसके प्रमुख उपाय कौन कौन से? पहला ऑप्शन दिया है वृक्षारोपण, दूसरा है पट्टी कृषि, या कंटूर जुताई, या सभी। कहता है मृदा का संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? मृदा को बचा के रखने के लिए, ज्यादा अच्छा दिन तक चलाने के लिए मृदा को बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो हम लोग देखते हैं वृक्षारोपण, ये भी बहुत आवश्यक है यदि मृदा को बचा के रखना। दूसरा कहता है पट्टी कृषि, जिसको फसल कहते हैं, पट्टी फसल, पट्टीदार फसल, ये भी लगाना बहुत जरूरी है। और कंटूर जुताई ये भी होना चाहिए। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सभी का उपयोग करेंगे तब मृदा क्या हो जाएंगे? संरक्षित रह सकते हैं कुछ। तो ये जो है तीनों ऑप्शन क्या है? मृदा संरक्षण के हित में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव, मृदा का बह जाना, एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, मतलब जो है मृदा का अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो है मृदा, पहला ऑप्शन दिया गया वनों की कटाई, दूसरा अत्यधिक चराई, अगला है बाढ़, या इनमें सभी। जब हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण जो है मृदा अपरदन, मतलब मृदा का कटाव का क्या कारण है? तो वन का अत्यधिक कटाई हो रहा है, ये पहला ऑप्शन, ये भी सही है। अत्यधिक चराई, मतलब जो वनों को चरा दिया जा रहा है, जंगल खत्म किया जा रहा है, उसे चारा बना दिया जा रहा है। अगला बाढ़ से तो जान ही रहे हैं, पूरा देश तबाह है। और ये भी जो है, ये तीनों जो है क्या है? मृदा अपरदन के लिए प्रमुख कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? सही, डी। इनमें सभी जो है कारण मृदा अपरदन के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, जल वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल। मतलब ये चार ऑप्शन में से कहाँ जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, यूपी में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए जब हम शुद्ध संचित क्षेत्र पढ़े थे तो इसमें भी क्या आंसर सही हुआ था? उत्तर प्रदेश ही सही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है तो संचित क्षेत्र ज्यादा है। इसलिए रिलेटेड याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में पाया जाता है। अगला देखते हैं। भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BBI लगा लीजिएगा इसमें। कहते हैं
भारत में जो है सबसे अधिक, इंपोर्टेंट में याद रखिएगा इसको, भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन पहला है गुजरात और महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 है बिहार और यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, यूपी। वैसे हम लोग जो अभी 2-3 बार बता चुके हैं यूपी में। अगला कहते हैं तीसरा राजस्थान, अगला है हरियाणा। तो गुजरात और महाराष्ट्र पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था बिहार और उत्तर प्रदेश जिसको यूपी कहते हैं, राजस्थान और हरियाणा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो सही होगा सबसे अधिक काली मिट्टी के लिए उपयुक्त, ये जो है सबसे अधिक पाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र। याद रह जाएगा आप लोगों को, गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी, अभी जब हम कुछ देर पहले जाते हैं तो पूछा गया था काली मिट्टी का दूसरा नाम, पूछा गया था काली मिट्टी का दूसरा नाम, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम मतलब अलग दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछ सकता है, यदि तैयारी में होगा दम तो हम जवाब देंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें देखिए रेगुर मिट्टी पूछा गया है, तभी पूछा था काली मिट्टी तो आंसर हुआ था रेगुर मिट्टी। इस बार पूछा रेगुर मिट्टी का क्या नाम है, तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है काली मिट्टी। ये कितना आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। ये कुछ नया क्वेश्चन है, नया इसलिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। लेटेराइट मिट्टी जो है क्या होता है, ये इसका रंग पूछा है। लेटेराइट मिट्टी का रंग क्या होता है? पहला लाल या पीला, काला, सफेद। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। लेटेराइट मिट्टी का मतलब समझते हैं, ये जो है कि रंग में जो है इसे जो है दूसरे भाषा में ये होता है लाल रंग का। किस रंग का? इसे लाल मिट्टी भी कहते हैं, जैसे काली मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी कहा जाता है। और इसी का रंग जो है लेटेराइट मिट्टी का कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा कि इसका जो है लेटेराइट मिट्टी जो है ल से लेटेराइट और जो है ल से लाल। बिल्कुल आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमि का लगभग कितना भाग बंजर है? इस क्वेश्चन को समझिए। पूछता है पूरे भारत में कितना भूमि जो है, भूमि का लगभग कितना भाग बंजर भाग है, मतलब कितना बंजर भूमि है? 5%, 10%, 15% या 20%? ऑप्शन आपके पास है सारे कि 5% है या 10% या 15 या 20%। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग, भारत में जो है लगभग भूमि जो है कितना प्रतिशत बंजर है? 15%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका जो प्रतिशत मात्रा अभी बढ़ रहा है, यदि इसके एवरेज में रहेगा तो 15% लगाना है। ये लगभग जो है 17 के आसपास हो चुका है, ठीक। और ये जो बढ़ते ही जा रहा है बंजर भूमि का, क्योंकि हम लोग जो है अपने खेतों में अधिक से अधिक जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, इसी के कारण बंजर भूमि का प्रतिशत बढ़ते जाता है। तो अभी तक हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन जो है 25 गो बना चुके हैं। 25 गो को देख लिए, ये टोटल क्वेश्चन हुआ इम्पोर्टेंट। इसमें आप लोग जो है कितना क्वेश्चन सही किए इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पहला चैप्टर का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब दिए थे। इस क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आप लोगों का जो है पहला चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसमें जो है कि हम लोग जो है लगभग 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब चलते हैं लास्ट अंतिम की ओर। ये हो गया हम लोगों का इस चैप्टर में द एंड। इस चैप्टर का क्या हो चुका है? द एंड हो चुका है। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं और फ्री में पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ और पीपीटी जितना भी चीज होगा हम लोगों से हैंड रिटन नोट्स टोटल चीज देने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग बस इस चैनल के
QR कोड को स्कैन करके हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि इससे नहीं होता है तो हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं और इस नंबर में मैसेज करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर रहा, WhatsApp चैनल का नंबर है और ये आप लोगों के लिए QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिल सके और पूरा बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को 2026 के एग्जाम में फुल सपोर्ट रहेगा। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है हमें, और आप लोग भी सपोर्ट करें और हम लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और बढ़िया नंबर लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।